स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी सेकंड चैप्टर, जिसमें हम कर रहे हैं 1947 में जब इंडिया को फ्रीडम मिली उसके बाद हमने इंडियन डेवलपमेंट का काम कैसे शुरू किया। अब ये हमारा जो है हमने डेवलपमेंट का जो काम शुरू किया, लास्ट क्लास में जो हमने देखा था वो देखा था एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हमने कैसे क्या पॉलिसी बनाई। आज हम देख रहे हैं इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट ने कैसे ग्रोथ पॉलिसी बनाई, कैसे इसकी ग्रोथ हो, कैसे इसका डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल सेक्टर किसी भी सेक्टर का एक बैकबोन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ मैंने जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको हम वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले 1947 के बाद जो इंडस्ट्री है उसको एक डिटेल व्यू देने के लिए, प्राइवेट सेक्टर को एक क्लियर व्यू देने के लिए कि इंडियन गवर्नमेंट कैसे चाहती है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ, सबसे पहली पॉलिसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में। अभी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 जो बनाई है बहुत आप देखो हमारे पास बहुत जल्दबाजी में बनी, बहुत ज़्यादा व्यूज नहीं थे, तो इसमें बहुत डिटेल वर्जन नहीं था हमारे पास। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल एक्ट 1951 जो है वो अप्लाई किया, जिसमें इसमें 1948 में जो चीज़ रह गई थी उसको अप्लाई करने के लिए आगे कुछ इसमें एक्ट रखे गए, कुछ कानून बनाए गए। लेकिन जो सबसे डिटेल पॉलिसी बनी वो बनी हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिसोल्यूशन 1956। तब तक हम इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन को अच्छे से समझ चुके थे। इंडियन गवर्नमेंट को पता चल चुका था कि हमें अपने देश की डेवलपमेंट कैसे करनी है, एक क्लियर विजन हो चुका था। तो ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 है ये एक डिटेल वर्जन था इंडस्ट्रियल पॉलिसी का। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये जो पॉलिसी 48 और एक्ट है ये आपके लिए 1 मार्क के क्वेश्चन देगा। तो इसको बहुत डिटेल में नहीं करना, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ही आपने याद करने हैं। लेकिन ये जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिसोल्यूशन, क्योंकि डिटेल वर्जन था, ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का बन सकता है। क्योंकि देखिए इंडियन इकोनॉमी में बार बार मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा मटेरियल है, तो आपको शुरू से उसी हिसाब से प्रिपेयर करके चलना है कि कौन सा पोर्शन आपका 1 मार्क के लिए है और कौन सा पोर्शन आपका 4 मार्क्स के लिए बन सकता है। तो इसमें हम 1 बाय 1 करेंगे कि जो सबसे पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो कैसी थी, उसके बाद जो हमारे पास एक्ट है उसमें क्या बदलाव किए गए, और 56 की पॉलिसी हमारे पास क्या थी। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 थी वो पॉलिसी हमारे पास क्या थी। अभी जो 1948 की पॉलिसी थी ये एकदम हमारे पास एक आप कह सकते हो कि एक अर्जेंट स्टेप था गवर्नमेंट का कि हम अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे करें। ये जो एक्ट है, ये जो पॉलिसी है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, ये दी गई अप्रैल 1948 में कि इसको पहले अप्लाई कर लिया गया था, और जो 1948 का न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ अप्रैल में इस पॉलिसी को अप्लाई कर दिया गया। इस पॉलिसी में गवर्नमेंट ने प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों की इंपॉर्टेंस को माना कि दोनों सेक्टर जो हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की जगह हर एक जगह आपको पब्लिक वर्ड मिलेगा, तो यहाँ इस वाली पॉलिसी में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर है, दोनों की इंपॉर्टेंस को माना गया। इसमें जो है पूरी देश की इंडस्ट्रीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 4 कैटेगरी। 4 कैटेगरी में 3 कैटेगरी गवर्नमेंट ने अपने पास रखी और 1 कैटेगरी गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को दी। 3 कैटेगरी जो गवर्नमेंट ने अपने पास रखी वो थी आर्म्स, मतलब जो हथियारों से संबंधित हैं, एटॉमिक एनर्जी, और थर्ड रेल ट्रांसपोर्ट। ये 3 इंडस्ट्री गवर्नमेंट ने अपने पास रखी, और 4th जो कैटेगरी थी वो सारी कैटेगरी जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई कि प्राइवेट सेक्टर इन तीनों इंडस्ट्रीज को छोड़कर, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, तीनों इंडस्ट्रीज क्या थी, आर्म्स मतलब हथियार बनाने की, एटॉमिक एनर्जी और रेल ट्रांसपोर्ट, इन 3 सेक्टर्स को छोड़कर गवर्नमेंट ने जो 1948 की पॉलिसी थी उसमें प्राइवेट सेक्टर को परमिशन दे दी कि प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब ये बहुत डिटेल वर्जन नहीं था, बहुत छोटा सा था, तो इसमें बस आपने इतना ही याद करना है कि 48 में 4 कैटेगरी, 3 कैटेगरी कौन सी गवर्नमेंट के पास है और सारी बाकी कैटेगरी प्राइवेट सेक्टर के पास। उसके बाद 1948 के बाद गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी नहीं लेके आई, गवर्नमेंट जो है वो इंडस्ट्रीज जो है एक्ट लेके गई। इंडस्ट्रीज एक्ट का पूरा नाम था इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट
एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। ये जो एक्ट है अक्टूबर में जो है अक्टूबर 1951 में इसको पास किया गया और उसके बाद मई 52 में इसको अप्लाई किया गया। जैसे आप देखो जीएसटी है, जीएसटी की समय घोषणा बहुत पहले हो गई थी, उसके बाद कुछ टाइम के बाद इसको अप्लाई किया गया। ऐसे सेम इस एक्ट के साथ हुआ था। अक्टूबर 1951 में गवर्नमेंट ने ये एक्ट दिया था और पूरे देश में इसको मई 1952 में अप्लाई कर दिया गया। अब इस एक्ट में क्या कहा गया, 1948 के जो 1948 की पॉलिसी थी उसकी कॉम्प्लीमेंट में आगे मतलब और आगे उसको एक्सपेंड करते हुए इसमें क्या कहा गया कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो रेगुलेशन से होगा। जैसे 1948 में ज्यादातर इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर के पास छोड़ दिया था, तो इसमें कहा कि जो प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट करेगा उनके लिए गवर्नमेंट रेगुलेशन का काम करेगी। ये कानून पास किया गया कि जो प्राइवेट सेक्टर का डेवलपमेंट है उसको अनलिमिटेड नहीं किया जा सकता, गवर्नमेंट उसको जो है रेगुलेट करेगी। रेगुलेट करने में क्या कहा गया कि जो प्राइवेट सेक्टर है, बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनको प्लान और जो भी 5 ईयर प्लान्स बनेंगे उनके अकॉर्डिंग जब वो काम करेंगे तो उनको गवर्नमेंट सेक्टर के पास अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और रजिस्टर करवाने के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए उनको लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। तो ये जो प्राइवेट सेक्टर में जो लाइसेंस लेने की जो सिस्टम था ये कब अप्लाई किया गया, ये अप्लाई किया गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट 1951 में। तो ये जो इसमें मेन था रेगुलेशन कि प्राइवेट सेक्टर को अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं करने देना है, प्राइवेट सेक्टर को आपको क्या करना है, उसको रेगुलेशन के साथ में गवर्नमेंट उसको कंट्रोल के साथ में डेवलप करने देगी। उसके बाद इसमें फिर दूसरा इस एक्ट में क्या बदलाव किया गया, एक नया एक्ट रखा गया MRTP मोनोपोली रेगुलेशन एक्ट। मोनोपोली रेगुलेशन एक्ट क्या था कि जो बहुत बड़ी बड़ी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं वही देश में मोनोपोली क्रिएट ना करें, कि कुछ इंडस्ट्रीज लगातार एक्सपेंड करती रहें और वो इतने एक्सपेंड कर जाए कि और इंडस्ट्रीज के आने के लिए कोई प्रोविजन ना हो। तो इसलिए गवर्नमेंट ने मोनोपोली एक्ट अप्लाई किया जिसमें ये था कि कोई कंपनी जिसके एसेट्स 5 करोड़ तक पहुंच जाए वो आगे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, मतलब वो नई इंडस्ट्री स्टैब्लिश नहीं कर सकती। ये भी जो डेवलपमेंट एक्ट था ये भी किसमें हुआ, 1951 में। तीसरा इसमें क्या एक्ट किया गया कि जो हमारे पास रीजनल इक्वालिटी के ऊपर जोर दिया गया। रीजनल इक्वालिटी कि सिर्फ एक एरिया में ही इंडस्ट्री स्टैब्लिश नहीं होगी, ऑल ओवर इंडिया में इनको स्टैब्लिश करने के लिए प्रोविजन किया जाएगा। तो ये था हमारा इंडस्ट्रियल एक्ट 1951। अभी मैंने बताया था क्लास शुरू करने से पहले कि इनके बारे में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करना, जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ आप चाहो तो उनको साथ साथ नोट कर सकते हो दोबारा वीडियो देखकर। तो उससे क्या होता है कि आप नोट कर सकते हो बहुत ज़्यादा। अब ये जो मैं आपको करवाती हूँ किसी एक बुक से नहीं होते हैं, बहुत कई सारे बुक्स का मटेरियल इकट्ठा करके उसको सम अप करके आपको दिया जाता है। तो जितनी बात आपको बताई जा रही है, जितना करवाया जा रहा है इंडियन इकोनॉमी में, उतना ही हो जाए कोई बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन उतना जरूर करना पड़ेगा जितना मैं आपको करवा। अब आगे हमने कहा था जो मेन हमें करना है वो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिसोल्यूशन 1956। ये आपका 4 मार्क्स में करेंगे क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने जब तक इंडियन इकोनॉमी का अच्छे तरीके से सर्वे कर लिया था 1947 से 1956, आप देखिए कई साल हो गए थे जो गवर्नमेंट ने अभी तक पॉलिसी बनाई थी, उसके रिजल्ट भी आने शुरू हो गए थे, उसके फीडबैक आने शुरू हो गए थे कि उनमें क्या कमियां रही, उनसे क्या अच्छा हो रहा है लेकिन क्या वीकनेस हो रही है। तो गवर्नमेंट के पास कुछ सालों में इसके फीडबैक आ गए थे और एक पता भी चल गया था कि इंडियन इकोनॉमी को कैसे ऑपरेट करना है, उसकी डेवलपमेंट के लिए क्या करना है। तो ये 1956 की पॉलिसी थी, ये बहुत डिटेल पॉलिसी थी जिसमें गवर्नमेंट ने बिल्कुल इंडस्ट्रीज के बारे में क्लियर पिक्चर जो थी वो क्लियर पिक्चर उन्होंने दी। उसमें कहीं कोई ऐसा नहीं था, कोई डाउट नहीं था, एक एक छोटी छोटी चीज़ को गवर्नमेंट ने दिया। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट की सबसे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन सी थी, उसको एक्सप्लेन कीजिए, तो हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिसी आएगी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। ये हम कर रहे हैं, ऊपर चैप्टर का नाम देखिए 1990 तक। 1990 के बाद दूसरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1991 की, लेकिन 1990 तक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिसी थी वो थी हमारे पास इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिसोल्यूशन 1956।
तो इसको हम बहुत डिटेल में करेंगे। अब इसके जो पॉइंट्स हैं वो वन बाय वन हम करेंगे। ये जो पॉलिसी है गवर्नमेंट ने पूरे डिटेल वर्जन के साथ दी और इसमें इसके कुछ फीचर्स थे, वो फीचर्स हम करेंगे और जब आप इसको 4 मार्क्स से करेंगे तो अलग अलग हेडिंग बनाएंगे। फर्स्ट फीचर है मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट। मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट ने 1948 की पॉलिसी में सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर के ऊपर छोड़ दी तो ये देखा जाने लगा कि 1948 से लेकर 1955 तक प्राइवेट सेक्टर बहुत सारे एरियाज ऐसे रहे जिसमें आगे ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसमें प्राइवेट सेक्टर तो आपको पता है मैक्रो में हम करके चले थे, दो तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, इंड्यूस एंड ऑटोनॉमस। प्राइवेट सेक्टर केवल वही इन्वेस्टमेंट करेगा जहां उनको प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी है। तो बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जहां इकोनॉमी को नीड तो थी इन्वेस्टमेंट की, लेकिन उसमें आपके पास प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो जब उसमें प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी नहीं थी तो वहां प्राइवेट सेक्टर आगे ही नहीं आया। गवर्नमेंट ने सारा प्राइवेट सेक्टर के ऊपर छोड़ दिया था, लेकिन क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं आया। दूसरा, उस समय प्राइवेट सेक्टर में कुछ लोग ही ऐसे थे कि जिनके पास पैसा था बहुत ज्यादा, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर सकते थे, और लोग तो गरीब ही थी इतनी जल्दी। तो हमने कहा था 1947 में देश में गरीबी की हालत बहुत बुरी थी, तो लोगों के पास पैसा ही नहीं था जो इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर सके। गवर्नमेंट ने तो परमिशन दे दी, लेकिन इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए आपको पैसा भी तो चाहिए, वो पैसा था नहीं। अब वो पैसा नहीं था तो रिजल्ट क्या रहा उसका? उसका रिजल्ट ये रहा कि प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं आया। दो रीजन हो गए, एक तो क्या था कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको प्रॉफिट मोटिव नहीं था, उन वाले सेक्टर में नहीं आया। दूसरा क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे नहीं थे, कुछ ही लिमिटेड फर्म्स थी जिनके पास पैसा था, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उसके कारण भी प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं आया। तो इसके कारण गवर्नमेंट सेक्टर को आगे आना पड़ा और जो 1956 की पॉलिसी थी उसमें हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर एक तरीके से स्टेट का मोनोपोली कंट्रोल हो। सबसे पहले यहाँ जो है 17 इंडस्ट्रीज 1948 में गवर्नमेंट ने सिर्फ अपने पास 3 इंडस्ट्रीज रखी थी, लेकिन जब नई पॉलिसी बनाई तो इसमें 17 जो 17 उद्योग थे, 17 इंडस्ट्रीज थी, वो छोड़ दी गई गवर्नमेंट सेक्टर के पास। अब गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़ने का मतलब इस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियां नहीं आ सकती है, कोई भी प्राइवेट फर्म जो है इसमें नहीं आ सकती। जो हमारे पास है इस तरह की इंडस्ट्रीज डेवलप की गई कि इसमें कोई भी जो है प्राइवेट सेक्टर आपके पास आगे नहीं आ सकता है। सेकंड फीचर, पूरी इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया। ए, वो इंडस्ट्रीज जिनको सिर्फ गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेगी, वो थी 17 उद्योग। सेकंड कैटेगरी जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों आ सकते थे, और थर्ड जिसमें सिर्फ प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करे। 1956 की पॉलिसी में पूरी इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। 3 पार्ट में डिवाइड करने में फर्स्ट वो इंडस्ट्री जिसको सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर स्टैब्लिश करेगा, प्राइवेट सेक्टर आ ही नहीं सकता। सेकंड जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलके काम करेंगे, और थर्ड जिसमें सिर्फ प्राइवेट सेक्टर आएगा। जो पहली थी वो थी 17 उद्योग जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर काम करेगा। उसके बाद मिक्स सेक्टर में जो है शेड्यूल बी की इंडस्ट्री जिनको बोला गया, इसमें 12 उद्योग रखे गए। इसमें क्या था कि जो गवर्नमेंट है वो नई इंडस्ट्री स्टैब्लिश करेगी बी कैटेगरी में, हम बी कैटेगरी की बात कर रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों हैं। उसमें क्या था कि जो नई यूनिट है वो गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेगी, लेकिन 1948 से लेकर 1956 तक अगर प्राइवेट सेक्टर उसमें पार्टीशन कर, उसमें अपना जो है पार्टिसिपेट कर चुका है, मतलब वो इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर अगर स्टैब्लिश कर चुका है, तो गवर्नमेंट उनको बंद नहीं करेगी, वो चलती रहेंगी। ध्यान से डिफरेंस समझो, पहले में क्या था,
जो 17 इंडस्ट्रीज थी, अगर किसी प्राइवेट सेक्टर ने उसको स्टैब्लिश भी किया हुआ है तो उसे बंद करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट इसको अंडरटेक कर लेगी, जो ए कैटेगरी की इंडस्ट्रीज थी। लेकिन बी कैटेगरी की इंडस्ट्रीज में क्या हुआ कि 1956 के बाद उसमें कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं आ सकता, लेकिन अगर 1956 से पहले किसी ने वो इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर रखी है तो गवर्नमेंट इसको अंडरटेक नहीं करेगी, प्राइवेट सेक्टर उसको चला सकता है। तो इसमें दोनों सेक्टर को काम करने दिया। और सी कैटेगरी की जो इंडस्ट्रीज थी उसमें सबको प्राइवेट सेक्टर के ऊपर छोड़ दिया गया। ए और बी की कैटेगरी को छोड़कर जितने सारे उद्योग थे उनको प्राइवेट सेक्टर के ऊपर छोड़ दिया गया। गवर्नमेंट उसको जो है उसमें कभी भी नहीं आएगी, गवर्नमेंट उसमें कोई प्रोडक्शन शुरू नहीं करेगी। उसका जो प्रोडक्शन है सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा, सिर्फ वो करेगा प्राइवेट सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी की अगर हम फीचर्स देखें, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिसोल्यूशन, तो इसका फर्स्ट पॉइंट आपका जो आया है, फर्स्ट पॉइंट आपके पास हो गया कि इसमें पूरी जो इंडस्ट्री है, पूरी इंडस्ट्रीज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। सेकेंड इस पॉलिसी में जो एक्ट था, इंडस्ट्रियल एक्ट 1951, जिसमें मैंने कहा था कि जो प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज है उसमें लाइसेंस प्रथा का शुरू किया गया, उसी को आगे बढ़ाया गया इस वाली पॉलिसी में भी, कि इसमें इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एक कंपल्सरी कर दी गई। ऑलमोस्ट 90% ऐसे उद्योग थे, जैसे थर्ड कैटेगरी जो इंडस्ट्रीज थी उसमें भी 90% ऐसे इंडस्ट्रीज थी जिसमें प्राइवेट इंडस्ट्रीज को अगर अपनी यूनिट स्टैब्लिश करनी है तो उन्हें गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। इवन अगर कोई इंडस्ट्री एक्सपेंशन करती है, एक्सपेंशन करने का मतलब मान लीजिएगा मैंने 5000 मीटर कपड़े का लाइसेंस ले रखा है बनाने का, अब मेरे पास ऑर्डर 6000 मीटर का आ गया, तो मुझे अपनी प्रोडक्शन यूनिट का एक्सपेंशन करना है। तो उस एक्सपेंशन करने के लिए भी हमें जो है गवर्नमेंट से दोबारा जो है परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी इसमें लाइसेंस एक बहुत कंपल्सरी एक्ट के रूप में इंक्लूड किया गया, जिसमें बहुत सारी चीजों के लिए लाइसेंस कंपल्सरी कर दिए गए। तो ये थे हमारे पास इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिसोल्यूशन 1956। अब आगे मैंने इसमें जो लिया हुआ है वो है प्रोविजन फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, गवर्नमेंट ने इनके लिए क्या किया, क्या इनके फायदे हैं, अलग से क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। प्रोविजन फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अलग से 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, और 1 मार्क के क्वेश्चन तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि 1 मार्क के क्वेश्चन तो आपके पास इसमें लगातार चली रही हैं। तो ये हमने यहाँ इसको देखना है। सबसे पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है क्या। 1955 में इंडस्ट्रियल रिसोल्यूशन पॉलिसी से पहले एक कमेटी बिठाई गई जिसको नाम दिया गया कार्वे कमेटी। अब ये देखो चीजें छोटी छोटी हैं। पिछले बार दिल्ली की बोर्ड का जब एग्जाम हुआ था तो ये क्वेश्चन बीच में से डाल दिया गया था कि इंडस्ट्रियल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कौन सी कमेटी बिठाई गई थी। उसमें नीचे 4 ऑप्शन दे दिए थे। तो बच्चे ऐसे छोटी छोटी चीजों को उस टाइम भी छोड़ देते थे। तो बाद में जब देखा तब पता चला कि उन्होंने कहा कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, नाम किसी बुक में है ही नहीं। बच्चे बड़े पैनिक हुए। फिर मैंने उनको बुक में दिखाया कि देखिए ये है। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं कि कौन सी कमेटी किस टाइम पे बैठी, वो किस चीज के लिए बैठी, ये चीज आपको यहाँ फोकस करके करनी है, और खासकर 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उनके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने कमेटी अपॉइंट की थी जिसका नाम था कार्वे कमेटी, KARVE। ये जो कार्वे कमेटी थी इन्होंने स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज हैं इनके विकास के, इनके डेवलपमेंट के लिए बहुत जो हैं व्यूज दिए अपने, बहुत गवर्नमेंट को रिकमेंड किया, बहुत सारी पॉलिसी और उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इम्पोर्टेंस देते हुए इनके जो डेवलपमेंट है उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम किए।
तो सबसे पहले तो हम देखेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती क्या है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर इनमें होने वाले फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के हिसाब से डिफाइन किया गया। फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन पता ही है आपको, फिक्स कैपिटल इनमें जो मशीन जो इक्विपमेंट रखे हुए हैं वो कितने पैसे के हैं। इसमें 1951 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डिफाइन करते वक्त इनकी लिमिटेशन रखी गई 5 लाख। मतलब जिन इंडस्ट्रीज में 5 लाख रुपए तक की मशीन और इक्विपमेंट रखे गए हैं उनको नाम दिया गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। 5 लाख की लिमिटेशन थी 1950 में। टाइम टू टाइम इनमें चेंज करते चले गए। 1977 में लिमिटेशन बढ़ा के कर दी गई 10 लाख। 1991 में जो लिमिटेशन है वो बढ़ा के कर दी गई 60 लाख और 2000 में ये लिमिटेशन बढ़ाकर कर दी गई 1 करोड़। अब यहाँ ये होगा, हम तो 1990 तक की बात कर रहे हैं, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की आगे कहीं भी बात नहीं होगी, तो इसलिए सारे प्रोविजन ही अभी यही करवा दूँ मैं आपको। डाटा नोट कर लीजिए, दोबारा फिर बोल रही हूँ। 1950 में था इनकी लिमिटेशन 5 लाख, उसके बाद 1977 में हो गया 10 लाख, 1991 में 60 लाख और 2000 में 1 करोड़। तो उनको इसको जो है लिमिटेशन तय की गई। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। फिर गवर्नमेंट ने इनके डेवलपमेंट के लिए क्या किया, तो अब हम करेंगे जो मेजर्स गवर्नमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किया। फर्स्ट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती थी, और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है उनके साथ ये कंपटीशन नहीं कर सकती थी। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के साथ ये जो हैं ये कंपटीशन नहीं कर सकती थी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इनको लार्ज स्केल इंडस्ट्री से कंपटीशन बचाने के लिए इसमें जो है रिजर्वेशन की पॉलिसी अपनाई। रिजर्वेशन की पॉलिसी का मतलब कुछ चीज़ों को गवर्नमेंट ने सिर्फ इन्हीं के लिए रिजर्व कर दिया। जैसे था अचार, पिकल्स हैं आपके पास, पापड़ हैं, इस जो उस टाइम टॉफीज थी और आपके पास चिप्स वगैरह थी, ये सारी चीज़ें क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए फिक्स कर दी गई कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री इनको बना ही नहीं सकती है। सबसे पहले इसके लिए 77 कम्युनिटीज को फिक्स किया गया, उसके बाद फिर 77 से बढ़ा के 124 और उसके बाद फोर्थ जो 5 ईयर प्लान थी उसमें इनको और ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए करीब 500 गुड्स जो हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए फिक्स कर दी गई। मतलब 500 चीज़ें ऐसी थी जिनको सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बना सकती थी, उनको लार्ज स्केल इंडस्ट्री नहीं बना सकती थी। इसका इनको एक बहुत बड़ा फायदा मिला। बहुत बड़ा फायदा क्या मिला कि इनका लार्ज स्केल इंडस्ट्री के साथ कंपटीशन खत्म हो गया। आराम से इनके सामान की डिमांड होगी, क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्री जब इनको बनाएगी नहीं तो लोगों को तो इन्हीं के बनाए हुए सामान को खरीदना पड़ेगा। तो इससे इनका डेवलपमेंट होने में बहुत हेल्प मिली। सेकेंड, गवर्नमेंट ने इनके लिए क्या प्रोविजन किया इनके फायदे के लिए कि इनका डेवलपमेंट हो। जो जितने भी इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे जो है फाइनेंस इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किए गए जिसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। जो कमर्शियल बैंक हैं, कमर्शियल बैंकों के लिए भी अलग से क्लोज दिए गए कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बहुत इजी इंस्टॉलमेंट और बहुत लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जो है लोन प्रोवाइड कर। उसके बाद इनके लिए जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ही एक टीनी और छोटे TINY टीनी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया। टीनी जो होती है बहुत छोटी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से भी बहुत छोटे लेवल पर जो काम कर रहे हैं और उनको अलग से जो है और ज़्यादा इंडेंसिस दिए गए। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया कि इनको इंपोर्ट जो लाइसेंस है वो इजीली मिल जाते थे कि अगर इनको अपने लिए मशीनें बाहर से मंगवानी है तो इनको प्रायोरिटी दी जाती। इंपोर्ट लाइसेंस इनको बहुत इजीली गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी कि ये बाहर से मॉडर्न टेक्निक लेकर अपना काम को अच्छे से चला सकें। उसके बाद अगला प्रोविजन क्या किया कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर को जितनी चीज़ों की जरूरत होती है उसका एक परसेंटेज
गवर्नमेंट ने फिक्स किया कि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से ही खरीदा जाएगा। जैसे अभी देखिए कोरोना काल में गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत के रूप में गवर्नमेंट सेक्टर के लिए डिसाइड किया है कितने परसेंट जो सामान है वो गवर्नमेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्री से परचेज करे। ऐसे सेम प्रोविजन वहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए किया गया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए क्या प्रोविजन किया गया कि एक परसेंटेज, एक जो प्रॉपर परसेंटेज है वो गवर्नमेंट इनसे ही खरीदेगी। तो ये गवर्नमेंट ने प्रोविजन किया। उसके बाद हम देखेंगे कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं इनको गवर्नमेंट ने इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आगे हम देखेंगे कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनका जो है वो हमारी इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों थे। फर्स्ट है इसका, अगर आपसे बस क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन इस तरह से बनता है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ये क्वेश्चन जो बनेगा ये आपका बनेगा इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं वो आपके लेबर इंटेंसिव थे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लेबर इंटेंसिव यूनिट थी क्योंकि इसमें आपकी लिमिटेशन तय थी कि आपको इससे ज़्यादा मशीनें इसमें नहीं लगानी, तो मशीनें इनमें कम लगती थी और लेबर से ज़्यादा काम लिया जाता था। तो ये जो है लेबर इंटेंसिव टेक्निक को ज़्यादा यूज़ करते थे और लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करने की वजह से ये एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट करता। इनमें रेशो 4:1 था कि अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्री एक लेबर को काम दे रही है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज 4 लेबर्स को काम, क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है वो कैपिटल इंटेंसिव थी, वहाँ मशीनों से ज़्यादा काम लिया जा रहा है। अब मशीनों से काम लिया जा रहा है तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, वो लेबर को कम काम देंगे। लेकिन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी वो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो इसलिए इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत हाईएस्ट लेवल पर था। एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस थी लोगों की और एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट उसे जो डिपेंडेंस है उनको कम करना चाहती थी और उस डिपेंडेंस को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उस डिपेंडेंस को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने इन सेक्टर्स को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी क्योंकि इनमें एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा था। सेकेंड जो है इनकी इंपॉर्टेंस जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस क्या है कि ये जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ में हेल्प करते हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। सेकेंड इंपॉर्टेंस ये कैसे, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत थी। अब बहुत बड़े जो इंडस्ट्रीज थे उस समय वही इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। अब एक ही आदमी ने जब इतना सारा पैसा लगा दिया तो प्रॉफिट भी तो उसी को मिलेगा। लेकिन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनमें क्या था, लिमिटेशन उस समय क्या थी, 5 लाख। अब 5 लाख से ज़्यादा आप उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो 5 लाख की एक छोटी सी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हो गई, अब उससे पूरी इकोनॉमिक डिमांड तो पूरी हो नहीं सकती। तो ऐसी इस तरह की इंडस्ट्री तो बहुत सारे लोग स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो आप देखिए कितने सारे लोगों ने थोड़ा करके अपनी इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर ली। अब इतने सारे लोगों ने जब अपनी इंडस्ट्री स्टैब्लिश की है तो इतने लोगों के इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने से क्या होगा, सब लोगों के पास इनकम जनरेट करने का एक तरीका हो जाएगा, सब लोगों के पास इनकम का सोर्स इकट्ठा हो जाएगा। एक के पास ज़्यादा इनकम जनरेट नहीं होगी, बल्कि वो अगर 100 लोग लार्ज स्केल इंडस्ट्री एक व्यक्ति स्टैब्लिश कर रहा है तो उसी के पास इनकम आएगी। लेकिन उतने ही पैसे में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में 100% जो हैं अलग अलग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो जो इनकम आएगी वो इनकम कितने लोगों के पास आएगी, 100 लोगों के पास आएगी। 100 लोगों के पास थोड़ा क्या हुआ, इनकम जनरेट होने लग गई। एक के पास ही सारा पैसा नहीं रहा, तो इससे जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ था, जो एक हमारी 5 ईयर प्लान का एक बहुत बड़ा प्रोविजन था, एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था, उसको पूरा करने के लिए भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज काम करती हैं और इसीलिए गवर्नमेंट ने इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। थर्ड क्या है, थर्ड जो इंपॉर्टेंस है वो है रीजनल इक्वालिटी। ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, इनको बहुत ज़्यादा हाई फाई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। वेल डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो वही लार्ज स्केल इंडस्ट्री स्टैब्लिश की जा सकती है। तो जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उनका दायरा कुछ शहरों तक रहा, जो मेट्रो सिटीज हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु,
इन राज्यों तक चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, इन राज्यों तक इनका प्रसार था लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का, क्योंकि इनको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हायर क्वालिटी का चाहिए और वो इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ बिग सिटीज में मिल सकता था। लेकिन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या है, थोड़े से पैसे से थोड़ी सी जगह में स्टैब्लिश किए जा सकते। तो इनका जो स्प्रेड हुआ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, वो जो है वो छोटे छोटे शहर, स्मॉल टाउन और इवन जो बिग विलेजेस है, बड़े बड़े जो गांव थे, उनमें भी इनका एक्सपेंशन शुरू हुआ। तो ये इस तरह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जब छोटे छोटे शहरों तक फैल गई तो देश का रीजनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हेल्प करने में बहुत ज़्यादा इन्होंने हेल्प की, कि छोटे छोटे शहरों में इंडस्ट्री स्टैब्लिश होने लगी। छोटे छोटे शहरों में जब इंडस्ट्री स्टैब्लिश हुई तो उनमें भी उद्योगों में लोगों को, वहाँ के छोटे शहर के लोगों को काम मिलना शुरू हो गया। छोटे शहरों में भी जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू हुआ। तो इससे जो रीजनल इक्वालिटी थी, रीजनल इक्वालिटी को मिलने में भी बहुत बड़ी हेल्प हमें मिली। तो ये हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं इनमें इंपॉर्टेंस हुई। तो ये हमारे पास जो हुआ, जो हमने किया, जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोविजन किया। तो ये हमने क्लोज किए। अब हम इसके वही इंडस्ट्रियल के जो एनालिसिस क्वेश्चन करेंगे। एनालिसिस क्वेश्चन की जो किया गया उसका फायदा और उसका लॉस क्या रहा, क्या फायदे हुए हमारे पास, क्या उसका लॉस रहा हमारे पास, ये हम देखेंगे। किसमें कि इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट काम का शुरू हुआ था। देखो हर एक चीज़ के पूरे फायदे भी नहीं होते और हर एक चीज़ के पूरे नुकसान भी नहीं होते, कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ लॉस भी होते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट में देखेंगे कि जो हमारे पास इसके पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने ली, इसके फायदे क्या हुए और इसके हमारे लिए कुछ ड्रॉबैक्स हमारे पास क्या रह गए।